Hello guys, this is Amitesh Dubey and I am welcoming you all in my channel Only Civil Service। दोस्तों एक आज का जो वीडियो है एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं ना कि यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टीयरिंग द वाटर। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत ही फेमस कोट है। इसका मतलब ये है कि तुम अगर एक किनारे में खड़े हो तो तुम और समंदर को आप देख रहे हो ना, उसके पानी को देख रहे हो सिर्फ एक किनारे पे खड़े होके, तो आप कभी भी समंदर को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप खड़े हो, सिर्फ देख रहे हो, है ना। तो इस तरह में आप समंदर को क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर आपको समंदर पे क्रॉस करना है तो आपको पानी के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। उसको क्रॉस करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है यही सेम हमें तरीका सिखाती हैं कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को या समस्याओं को सिर्फ देखते रहते हैं ना। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, देखते रहते हैं और सिर्फ देखते देखते ही सोचते हैं कि सोल्यूशन मिल जाएगा और उस चीज़ को करने की कोशिश नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उस प्रॉब्लम के तह तक जाना चाहिए, है ना। सोल्यूशंस निकालने चाहिए। तो जो आज का जो टॉपिक है और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है ना, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जितने भी एक्ट हमने कवर किए हैं ना अभी प्रीवियस वीडियोस में, जो 6th नंबर का वीडियो था वहाँ से लेके 10th तक, जितने भी हमने चार्टर एक्ट या जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न्स हैं हमने जो डिस्कस किए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट ये वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब ये एक्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70% से ज़्यादा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेजेंट में जो हमारा संविधान है उसका 70% से ज़्यादा का हिस्सा या प्रोविज़न्स इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए या इस एक्ट के थ्रू लिए गए हैं, इस एक्ट से लिए गए हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट को शुरू करने से पहले कुछ मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये एक्ट कैसे आया, है ना। तो इसका जो सबसे अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो आपने सुना होगा साइमन कमीशन के बारे में। जो साइमन कमीशन था वो इंग्लैंड से चला था 1927 पे, है ना, और इंडिया पहुंचा था 1928 पे। तो ये एक साल में इंडिया पहुंचा। इसका जो काम था, साइमन कमीशन का इंडिया में आने का काम था, वो था रिव्यू करना जो भी जो एक्ट था, जो प्रोविज़न्स थे 1919 के, 1919 के, उनके उन प्रोविज़न्स में ये कमेटी थी जो देखने वाली थी कि क्या हो रहा है, क्या सही प्रोविज़न है और क्या क्या मतलब और नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या नए रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं या कि क्या कमी है पुराने एक्ट में। ऑलराइट, तो इसके रिव्यू के लिए एक साइमन कमीशन आती है जिसका जो चेयरमैन रहते हैं साइमन रहते हैं ना, ऑब्वियस ये बात है। तो जो ये साइमन है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, है ना, और इनकी जो रिपोर्ट है वो तैयार होती है कब, 1930 में ये रिपोर्ट इनकी तैयार होती है साइमन कमीशन की। ऑब्वियस सी बात है इनका बहुत विरोध होता है। विरोध इस बात पे होता है कि जो साइमन कमीशन होता है उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, है ना, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। 1930 में 1930 में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इनकी जो रिपोर्ट होती है ना, इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं ना इंग्लैंड में। पहली होती है, दूसरी होती है और तीसरी होती है। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस अटेंड करती है, जिसका जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कांग्रेस के वो होते हैं कौन, गांधी जी, है ना। और पहले में नहीं अटेंड करती कांग्रेस और तीसरे में कांग्रेस को इनवाइट ही नहीं किया जाता। और पहले में क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द जो लीडर्स रहते हैं कांग्रेस के वो सब जेल में बंद रहते हैं। सो सिर्फ सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रहती है, अब इनकी डेट मैं बता दूं कि 1930 में पहला होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, दूसरी होती है 1931 और तीसरी होती है 1932। मतलब एक लाइन से होती है। सिर्फ 1931 वाली ही कांग्रेस अटेंड करती है और महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कांग्रेस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये सब के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में जो वीडियो लेक्चर आ रहे हैं आप उसमें जाके देख सकते हो ना। अब पहला प्रोविज़न देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो जो पहला प्रोविज़न है कि एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ये क्या होता है?
ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या होता है, एक मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट, एक यूनिट मान लो प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट को, मतलब प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट इज इक्वल टू, इसको एक यूनिट मान लो, है ना, कि मतलब ये दोनों का एक ग्रुप है ना। तो इन दोनों के, ये यूनिट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो मतलब पावर का डिवीज़न है वही है ऑल इंडिया फेडरेशन, है ना। ये कैसे हुई थी, तो ये 3 लिस्ट के थ्रू हुई थी। 3 लिस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट थी, जिसमें से ये 3 लिस्ट का नाम दिया गया है। तो जो पहली लिस्ट है वो थी कौन सी, वो थी फेडरल लिस्ट, मतलब सेंटर लिस्ट या सेंटर गवर्नमेंट सेंटर के सब्जेक्ट। दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जो कानून बनाने का अधिकार था वो सिर्फ सेंटर के पास था। प्रोविंशियल मैंने पहले ही बताया था कि स्टेट सब्जेक्ट, और मैंने पिछले लेक्चर में भी सेम चीज़ को डिस्कशन किया था जब मैं डायरकी इन स्टेट्स बता रहा था आपको, डायरकी इन प्रोविंसेस बता रहा था ना। और जो तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर दोनों में एक मतलब अगर क्लैश होते हैं कानून, मान के चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कानून बनाया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कानून माना जाएगा, उसका ज़्यादा बड़ा कानून माना जाएगा ना। तो ये जो थे, तो यही है ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑलराइट। पर ये कभी एग्जिस्ट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो एग्री ही नहीं हुए। प्रिंसली स्टेट थे वो कभी क्या हुए, एग्री ही नहीं हुए, एग्री कभी हुए ही नहीं। अब ये जो सेकेंड पॉइंट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोल रहा है कि द रेसिड्यूरी पावर्स वो वेस्टेड विद द गवर्नर जनरल। जो 3 लिस्ट मैंने आपको बता दी, 3 लिस्ट है ना, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट बताई। उसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट या किसी पे कानून बनाने हैं तो वो गवर्नर जनरल जो है अपने मन से, रेसिड्यूरी पावर मतलब यही होता है मनमाना, तो रेसिड्यूरी पावर मतलब अपने स्वविवेक से, है ना, खुद के मन से, खुद के स्वविवेक से अगर कानून बनाता है ना, तो वो रेसिड्यूरी पावर के अंदर में आती है। तीसरी चीज़ है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायरकी इन प्रोविंसेस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, लास्ट लेक्चर में 1919 का, है ना। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में क्या हुआ कि जो ये एक्ट है वो डायरकी इन प्रोविंसेस को ख़त्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। मतलब अब 2 सब्जेक्ट नहीं, जो ये रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, है ना। आपको जो अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको जाके देखो, वो लिंक्ड है पूरा तरह से, है ना, लास्ट वीडियोस की ये प्रोविजंस है। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने समझाया है ना। तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट पहले थे, तो रिजर्व सब्जेक्ट में सिर्फ गवर्नर जनरल या गवर्नर बना सकता था कानून, और ट्रांसफर्ड में कौन बना सकते थे, इलेक्टेड बंदे जो थे, इलेक्टेड मिनिस्टर थे वो बना सकते थे, है ना। तो अब रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड का ऐसा कोई इशू नहीं रहा। अब क्या होगा कि जो कानून बनेगा वो कौन करेगा, इलेक्टेड मेंबर्स ही बनाएंगे, उनकी सहमति से बनेगा, और जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है पूरी तरह से क्या होंगे, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। ये तीसरा पॉइंट बोलता है। अगर आपको तीसरा पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप लास्ट वीडियो में जाए, पिछले वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, उसमें पूरी चीज़ें मैं समझाई है। जो ये 4th पॉइंट है इसमें है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब स्टेट से ख़त्म कर दी गई डायरकी, बट सेंटर में डायरकी स्टार्ट की गई। डायरकी मतलब होता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को क्या किया गया, अलग अलग। रिजर्व सब्जेक्ट में सिर्फ कानून बनाएगा वाइस रॉय, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में उसमें इलेक्टेड जो है, जो मेंबर्स हैं वो बनाएंगे, है ना। प्रोविंसेस अब बोल रहा है, जो 5th पॉइंट है बोल रहा है इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस, जो आप देख सकते हो, जो 11 स्टेट थे, 11 प्रोविंस थे, उसमें से 6 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म लगाया गया। मतलब बाई कैमरल या 2 हाउस जो हैं, 2 हाउसेस को इस्टेब्लिश किया गया, ऑलराइट। तो ये है 5th पॉइंट। 6th पॉइंट बोलता है कि प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कोर्ट। तो ये फेडरल कोर्ट जो है यही आगे चल के क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था, है ना, दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था फेडरल कोर्ट, और यही आगे चल के सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसको आप नोटबुक में प्लीज़ नोट करें क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ना। 7th पॉइंट में चलते हैं। 7th पॉइंट में बोलता है एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। गवर्नर जनरल ये जो काउंसिल थी उसको पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया, है ना। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करते थे, एडवाइस करते थे, है ना।
तो उस काउंसिल को जो 15 मेंबर की तो थी, तो उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश करने के बाद एक नई बॉडी बनाई गई जिसको एडवाइजरी बॉडी बोला गया, है ना, एडवाइजरी बॉडी। तो ये एडवाइजरी बॉडी जो है ये आप क्या करेगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, है ना, कि क्या कानून कैसे बनाया जाए। वर्मा आपको पता होगा, म्यांमार को वर्मा बोलते हैं। तो ये इसका जो है ये अलग हुआ इंडिया से, जो है इंडिया का जो पार्ट था पहले, तो उसको अलग किया गया सेम इस एक्ट से 1935 से। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे पहली बार बना था 1935 में इसी एक्ट के थ्रू इन कोलकाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10th पॉइंट पे चलते हैं। और 10th पॉइंट में है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पहली बार इसी एक्ट के थ्रू आई थी। इसमें 3 चीज़ें आई थी, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसमें 3 चीज़ें आई थी। पहला था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा था प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और तीसरा था जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? प्रोविंशियल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे यूपीएससी आज का, वो प्रोविंशियल फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन था। प्रोविंशियल सर्विस कमीशन मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एमपीपीएससी या यूपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, इस तरह के जो थे वो थे प्रोविंशियल। और जॉइंट पीसीएस जहाँ 2 स्टेट को मिला के, एक पीएससी जो है 2 स्टेट का मिला के कई राज्यों में जो है एग्ज़ाम लेती है, वो जॉइंट कहलाता है ना। तो ये जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया था। 11th पॉइंट है कि कम्युनल इलेक्टोरेट को फिर से आगे बढ़ाया गया। मैंने आपको सेकेंड लास्ट वीडियो में बताया है कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में, तो आप जाएं और उसको देखें कि कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है। तो कम्युनल इलेक्टोरेट में क्या है, इसको एक्सटेंड किया गया, है ना, और एक्सटेंड करने में और इसको ज़्यादा, इसका मतलब कह सकते हो आप, और ज़्यादा इसमें ढील दे दी गई। कैसे? अब जो है अदर बैकवर्ड क्लास है ना, उसमें भी उस क्लास में भी आपको कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया। इवन लेबर क्लास को भी कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया, है ना। सो दिस वाज द वीडियो ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फॉर द फर्दर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ यार शेयर करो। आप वीडियो शेयर करोगे तो ये कई लोगों तक पहुंच सकेगा, कई लोगों के बेनिफिशियल होगा, है ना, एग्ज़ाम पर्पज़ से। और आपका व्यूज़, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे काम कर सकें और क्वालिटीज़ ला सकें और कंटेंट को एनहेंस कर सकें, है ना। सो आप शेयर कीजिए, है ना। कीप शाइन।